न्यू चैप्टर लेकर आए हैं साइंस के तहत प्रकाश, जो यह हमारा फिजिक्स का प्रथम क्लास है। तो आज जानेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में, प्रकाश की माध्यम क्या होती है, प्रकाश कहाँ कहाँ गमन करती है, ये सब के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ले चलते हैं प्रकाश के इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्रकाश है क्या। तो आप लोग आम भाषा में समझिए कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हर कोई वस्तु को हम आसानी से देख नहीं पाते हैं और नहीं उसे आसानी से छू सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कोई अंधेरी कोठरी है, वहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण हर एक वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। और अंधेरी कोठरी या रात का मौसम भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि रात में भी अगर वहाँ पे कोई बल्ब नहीं होता है, कोई लाइट नहीं होता है, तो वहाँ पे हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन हम आसानी भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके चलते हम किसी भी वस्तु को देख पाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग को जानना जरूरी है कि प्रकाश को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे अपने ही आम भाषा में, अपने ही आसानी भाषा में। तो फिर आप लोग को हम बता दे रहे हैं प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश वो माध्यम है जिसके चलते हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब रही बात कि प्रकाश किस माध्यम में चलती है या प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो देखिए प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसको हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग के बराबर कोई भी द्रव्य का वेग उसके बराबर नहीं होता है और ना ही उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1, या उसको आप नोट में भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए नोट में लिखेंगे कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है। तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आप लोग को नोट में लिखना होगा और जानना भी होगा कि प्रकाश के कुछ नोट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना अति आवश्यक होता है। तो पहले का नोट हम लिखे हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे में अगर कोई प्रकाश आ रहा है इधर से, मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य का प्रकाश है, अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगी तो हमेशा किस रेखा में आएगी? सीधी रेखा में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि आप ऐसे गमन करेगी। ये क्या है? आपको रॉन्ग है, ऊपर वाला सही है, क्योंकि हम नोट में बताएं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या कभी भी वो मूर्ति नहीं है, वो जहाँ जाएगी हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। क्लियर? दूसरा नोट हम लिखे कि प्रकाश को गमन करने के लिए
कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। या उसको हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना क्लियर। अब चलते हैं कि प्रकाश से हमारे जीवन में क्या योगदान है या हमारे जीवन में उसका क्या भूमिका निभाती है। तो अगर हमारे इस पृथ्वी में या हमारे लाइफ में अगर लाइट नहीं होता तो हमारा जीवन एक बहुत ही नाजुक और एक बहुत ही असफल महसूस होता। जैसे में आप लोग हम इसके पहले भी बता दिए थे कि अंधेरी चीज़ या अंधेरी कोई कोठरी है, वहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर वहाँ पे कोई बल्ब नहीं जलाएंगे, वहाँ पर कोई प्रकाश ही नहीं जाएगा तो उस वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। तो उस वस्तु को हम देखने के लिए कौन सा किसका उपयोग करेंगे? लाइट का उपयोग करेंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लाइट हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है और इसके बारे में हम और आगे बताएंगे। अगर एक और बात आप लोग से कह रहे हैं कि कितनों भी अगर आदमी स्वस्थ रहेगा ना, उसका आँख कितनों भी स्वस्थ रहेगा, अगर कोई भी वस्तु को अंधेरे में रख देंगे ना तो उसका स्वस्थ आँख भी उस वस्तु को देख नहीं पाएगा। ठीक है? तो अंधा हो या स्वस्थ हो, जब अंधेरी जगह पे कोई वस्तु को रख देंगे तो उसे देखना आसानी नहीं होता है और ना ही उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है? तो इसको हम जान गए कि प्रकाश रहने पर क्या लाभ है और प्रकाश को न रहने पर क्या घाटा है, और प्रकाश के रहने की उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है कि नहीं, या प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई वस्तु दिखाई देती है कि नहीं। अब चलते हैं अगले नोट्स या कोई पॉइंट के बारे में। तो इतना आप लोग समझ गए कि प्रकाश की परिभाषा हम बता दिए, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश को गमन करने के लिए कौन सा माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो आगे एक और पॉइंट आप लोग लिखिए। पॉइंट नंबर एक लिखिए। जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स और बहुत से हमारे दोस्त भी हैं जो प्रकाश के चाल के बारे में नहीं जानते होंगे कि प्रकाश कितनी स्पीड से जाती है, वो सेकेंड में दूरी तय करती है या घंटे में दूरी तय करती है या मीटर में दूरी तय करती है। तो आप लोग आज समझ जाइए और जान जाइए कि प्रकाश की वेग क्या होती है। तो प्रकाश की वेग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है? तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख, या उसके दूसरे भाषा में बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर हुआ। जब हम 3 × 10⁸ को तोड़ेंगे ना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको आप लिखो या ना लिखो, हमारा मेन मकसद कौन है? याद करना। ये याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा कि प्रकाश की वेग कितनी होती है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स बताएं और क्वेश्चन भी पूछें कि सर प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे ज़्यादा गमन करती है। तो इसको भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। प्रकाश निर्वात क्षेत्र में सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट 2 में देखिए कि प्रकाश निर्वात क्षेत्र में सबसे अधिक दूरी तय करेगी। यही है हमारा
निर्वात में प्रकाश का वेग। कोई कह देगा कि सर निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वही निर्वात क्षेत्र में प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बहुत लड़के और लड़कियां या कोई हमारे दोस्त कोई ये नहीं पता होगा कि सर निर्वात है क्या। निर्वात कोई बोल देगा कि निर्वात किसे कहते हैं, आप लोग के मन में खलबली मच रही होगी ना कि सर बता दिए कि निर्वात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश दूरी तय करती है। तो रही बात यहाँ पे कि निर्वात किसे कहते हैं, तो इसको हम बताएंगे कि निर्वात किसे कहते हैं। तो देखिए नीह इसको तोड़ेंगे संधि विच्छेद नीह जो वात। नीह का अर्थ होता है नहीं, नीह का अर्थ क्या होता है नहीं, और वात का अर्थ क्या होता है हवा। वात का अर्थ क्या होगा हवा, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे हवा की मात्रा नगण्य हो या नाम मात्र का हो, वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे निर्वात क्षेत्र कहेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई पूछेगा कि निर्वात क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे हवा की मात्रा शून्य हो या ना के बराबर हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम निर्वात क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं और ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। और हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि कॉपी कलम अपने सामने रख लीजिए, और जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो पॉइंट को आप लोग लिख सकें या लिख पाएँ, या जहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है या जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे उस वीडियो को रोक दीजिए और धीरे धीरे उस वीडियो को देखें और उसे समझने की कोशिश करें। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश किस माध्यम में चलती है, प्रकाश का वेग के बारे में हम जान गए कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात क्षेत्र में होते हैं। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना क्लियर? तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी हम लोग समझाते हैं उसको आप लोग आसानी से समझते होंगे। देखिए तो आगे चलते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, प्रकाश में क्या क्या होता है, कैसे जानेंगे कि हाँ इसमें प्रकाश है और इसमें प्रकाश नहीं है। ठीक है, क्या प्रकाश की क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। प्रकाश के गुण जिसका इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के गुण के बारे में आज जानेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट नंबर गुण होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, और दूसरा उसका गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। 3 में चलिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। 4 नंबर गुण में चलते हैं कि प्रकाश में कण तरंग होता है। प्रकाश एक कण तरंग है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को लिख दिए। एक और लिख दे रहे हैं जो हम पहले बता दिए थे, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की
आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कुछ प्रकाश के गुण लिखे हैं जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, दूसरी है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तीसरी है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और चौथी गुण है प्रकाश एक कण तरंग भी है, और लास्ट में जो है 5 नंबर उसमें है कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट के बारे में कुछ समझें, कुछ जानें जो हमारे 10वां के एग्जाम में उपयोगी हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पॉइंट बताएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आई होप चलते हैं कि पहले पॉइंट प्रकाश एक ऊर्जा है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, गुण बोल रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी, पावर। आप मानते हैं जो भी सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है जमीन पे, तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आम भाषा में उसको गर्मी भी बोलते हैं। या आप लोग अपने घर पे या अपने आसपास देखे होंगे बल्ब को जलता हुआ, जो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो जो होता है कन्वर्ट कर देता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो वहाँ पर भी एक ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो आसानी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रकाश में एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का आम भाषा क्या है? शक्ति है या ताकत है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। दूसरे पॉइंट कर रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय है। प्रकाश जो है उसमें दो चीज होता है, उसमें विद्युत भी होगा। अभी बताएं हम कि आप लोग जनरेटर देखे होंगे या कोई लाइन देखे होंगे, उसमें जो बल्ब जलता है वो क्या होता है? उसमें भी ऊर्जा होती है, उसमें विद्युत होता है, करंट होता है। और करंट जब उसमें प्रवाहित होता है तो बल्ब क्या होता है? वो प्रकाश देता है, लाइट देता है। तो प्रकाश में एक विद्युत भी होता है, और दूसरी बात है चुंबकीय। तो प्रकाश में एक चुंबकीय गुण भी होता है। तो ये चुंबकीय के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग को अगले क्लास में 11 या 12 क्लास में इसको गहन तरीका से जानना पड़ेगा। बट अभी हम 10th लेवल पे जा रहे हैं, जो आप लोग को इतना ही पढ़ना पड़ेगा। और इसको हम प्रकाश के गुण के अंतर्गत रखेंगे कि प्रकाश का दूसरा गुण है, उसमें विद्युत भी होता है, विद्युत का गुण होता है, और उसमें चुंबकीय भी होता है, चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बात कि सर यहाँ पे तो आ गया तरंग। ठीक है, क्या आ गया? तरंग। तो बताइए सर तरंग किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेव कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तरंग के बारे में जानिए कि तरंग है क्या। तो उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि अगर कोई भी वस्तु में वेविंग हो रहा है, दोलन हो रहा है, कंपन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दें कि वैसा ऊर्जा या कोई भी वस्तु में वैसा ऊर्जा जिसमें क्या हो? दोलन हो, कंपन हो, ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हिलता डुलता हो, वैसे कार्य को या वैसे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। अब आप लोग को 10th लेवल के अंतर्गत 2 तरंग के बारे में जानना होगा। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो वो भी हम आप लोग को बताएंगे। पहले इस पॉइंट के बारे में जान जाएंगे। तो तरंग के बारे में आप लोग क्लियर हो गए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें विद्युत भी होता है, उसमें चुंबकीय भी होता है। फिर तीसरे पॉइंट बता रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अभी हम कुछ सेकंड पहले बताए कि तरंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ पे आ गया अनुप्रस्थ तरंग। तो बताएंगे हम कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो आइए दोस्त हमारे वीडियो पे बने रहें और इसे समझने की कोशिश करें। तो हम चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे
कि अनुप्रस्थ तरंग है क्या। तो इसको हम परिभाषित करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे आसानी भाषा में कि अनुप्रस्थ तरंग है क्या। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हम जानेंगे कि अगर कोई भी वस्तु में या कोई भी वस्तु संचार कर रहा है या संचरण कर रहा है तो उसमें जो दोलन होता है ना, तो उसके दोलन के तरंग संचारण की दिशा में जो लंबवत होती है, लंबवत तरंग होती है, उसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आ गया? नहीं समझ है ना? तो एक बार और, अनुप्रस्थ तरंग जिस दिशा में अगर आप जा रहे हैं ना उसके लंबवत होता है। जैसे में आप इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कोई ऊर्जा ऐसे जा रही है या कोई वस्तु ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसमें जो ई तरंग होगा ना, जब कोई वस्तु में दोलन संचारण के तहत उसमें जो तरंग होता है वो कैसा तरंग होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, उसमें हम लंबवत किसे कहते हैं, लंबवत हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, समकोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लंबवत हो रहा है ना, तो ऐसे तरंग को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग हमेशा लंबवत होती है। अब दूसरी बात है कि सर अनुप्रस्थ तरंग जान गए, अब अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में वो तरंग जो दोलन तरंग के संचरण के समय वो हमेशा समांतर होती है या उसके अनुदिश चलती रहती है, तो वैसे तरंग को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, समझे कि नहीं? फिर बता दें, इस तरंग में लंबवत होती है और अनुदैर्ध्य तरंग में वो तरंग समांतर जाती रहती है या उसके पीछे पीछे जाती है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, लिख दे रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग में वो समांतर जाएगी, समांतर और अनुदिश जाएगी, अनुदिश जाती है। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा समांतर दिशा में जाएगी या उसके पीछे पीछे जाएगी। क्लियर? तो उसको उदाहरण के तहत भी हम जानेंगे कि किस उदाहरण के हिसाब से हम जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग को पहचान गए और अनुदैर्ध्य तरंग को भी पहचान गए। तो सबसे पहले चलेंगे अनुप्रस्थ तरंग में, उसको उदाहरण से कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई रस्सी है, ठीक है, रस्सी का दो छोर होता है ना, तो एक रस्सी को कोई खंभा में या कोई दीवार में उसको बांध दीजिए और एक छोर को आप पकड़ लीजिए। अब किसी एक आदमी को बुलाइए और बोलिए कि उस रस्सी को थोड़ा क्या कर दीजिए, हिला दीजिए, यानी ऊपर नीचे कर दीजिए या थोड़ा इसको टच कर दीजिए। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हमेशा जो होता है ना क्या, रस्सी, तो रस्सी हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, यानी ऐसे ऐसे करता है ना, ऊपर नीचे करता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उस रस्सी में वो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग अभी बताएं कि वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। और दूसरी तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग है, उसका भी उदाहरण के तहत हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि मान लीजिए आप लोग के पास एक स्प्रिंग होना चाहिए, लोहा का स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग ले लीजिए, उसको भी एक कोई दीवार में या कोई कील में उसको क्या कर दीजिए, बांध दीजिए और एक छोर को आप पकड़ लीजिए। आप देखते होंगे कि जैसे उस स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं धीरे धीरे या एक बैग हम छोड़ेंगे, तुरंत छोड़ेंगे तो वहाँ पे तुरंत क्या होता है, सट जाता है कि नहीं? तो वहाँ पे आपको समांतर दिखाई देगा या अनुदिश दिखाई देगा। मान लीजिए स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे ना तो स्प्रिंग का जहाँ से आया है वहीं उसके पीछे पीछे जाएगा। क्लियर? अगर ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग स्प्रिंग का उपयोग करके अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जान सकते हैं कि वो सही में उसके पीछे पीछे जाता है कि नहीं या उसका समांतर होता है कि नहीं। सही है, समांतर। यहाँ पर एक आया है
शब्द समांतर, समांतर एक होता है रेखा, समांतर रेखा उसको आगे पीछे बढ़ाने पर ना कहीं पर वह एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, अर्थात वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। तो आप स्प्रिंग लेकर देख सकते हैं कि उसमें अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होते हैं कि नहीं, और उसमें वह समांतर जाती है कि नहीं, या वह अनुदिश प्रक्रिया कर रही कि नहीं। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिकल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो हम लोग जान गए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। तो आगे फिर चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पांचवा का पॉइंट है या उसका गुण है कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वीडियो के चालू होने के कुछ सेकंड बाद हम बताए थे कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यहाँ पे गुण में भी आता है और गुण के माध्यम से हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश में कौन सा तरंग होता है, प्रकाश किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, और प्रकाश में कौन सा तरंग होता है, प्रकाश के क्या क्या गुण होता है, ये सब आप लोग जान गए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। 26 मिनट हो गया। तो आई होप जितने भी हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस 2-4 और पॉइंट हैं जिसको आप लोग जान जाइए, उसके बाद आप लोग को फिर हम आगे बताएंगे थोड़ा सा और है। अगला पॉइंट है किरण। किरण जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे। ये भी प्रकाश के अंतर्गत ही आता है, ये नहीं कि दूसरे में। ठीक है, अगर किरण नहीं रहेगी ना तब प्रकाश भी नहीं रहेगा। क्लियर। तो किरण के बारे में समझेंगे कि है किरण है क्या, तो उसको हम परिभाषा से कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे अगले आदमी को। तो सुनिए, आज हम बता दे रहे हैं कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, प्रकाश की दिशा को ही क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, एक बार और, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे में गमन पथ मान लीजिए ये आपका ही गमन पथ है, इसी के गमन पथ को ही हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, रे कहेंगे। किरण को हम एक बिंदु से, किरण को हम मान लीजिए यहाँ पर O बिंदु है, किरण को एक बिंदु से अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किरण को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक हम बढ़ा सकते हैं। और फिर अगले पॉइंट आ रहा है, फिर आप लोग किरण समझ गए। अब चलते हैं कि प्रकाश, प्रकाश किससे मिलकर बना है, प्रकाश में क्या क्या होता है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए, NOTE। ठीक है, नोट में लिख लीजिए कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश किरणों के समूह से मिलकर बना है। हमने पहले ही बता दिया था कि किरण के बिना प्रकाश नहीं चल सकती है, क्योंकि हम अभी बताएं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और यहाँ पे नोट में भी हम लिख दिए हैं कि प्रकाश किरणों के समूह से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब यहाँ पे चलते हैं कि प्रकाश में कितने किरण होते हैं। आप लोग के मन में खलबली मच रही होगी ना कि सर आप किरण बता दिए, और किरण के साथ साथ आप ये भी बता दिए कि किरणों के संग्रह को, समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग के मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बताइए प्रकाश में कितने किरण होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी लिख लीजिए और ध्यान से देखिए, प्रकाश में 7 किरणों, प्रकाश में 7 किरणें होती हैं। कितने किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में कितने किरणें होती हैं जी, 7 किरणें होती हैं। कौन कौन, तो इसको आप लोग भूल जाइएगा, तो इसको भूलना नहीं है, उसको एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे कि 7 किरणों को हम किस ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ट्रिक भी लिख सकते हैं और 7 रंग को
या किरण को आप लोग बता सकते हैं। इसका होता है ट्रिक बैजानी ह ना बैजानी ह पी ना ला। ठीक है, इसका ट्रिक होता है बैजानी ह पी नाला। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बिबग्योर। तो आप लोग को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी जानकारी होना चाहिए और इंग्लिश का भी क्या होना चाहिए, ट्रिकली याद होना चाहिए। जैसे में होता है बाय, ट्रिक में बता रहे बाय से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी। ठीक है, और नी से हो गया नीला। और आगे चलते हैं, ह से हो गया हरा, पी यानी पीला, ना से नारंगी। ठीक है, ना से नारंगी और लास्ट एक ला से क्या हो गया, लाल हो गया। तो यह सातों रंग होता है, या उसको सात किरण भी बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है किरणों के समूह से बना है और किरण में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं, जिसको हम ट्रिकली से याद करेंगे बैजानी ह पीना ला। इंग्लिश में इसको कहेंगे बिबग्योर। भी से होता है वायलेंट, क्या होता है वायलेंट। आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से येलो, डब्ल्यू से ऑरेंज और लास्ट में आर जो है आर से रेड होता है। तो यही रंगों का इंग्लिश नाम ये है और यही अंग्रेजी का नाम ये हिंदी में है। ठीक है, तो आप लोग इसका हिंदी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग याद कर लिए। बहुत ऐसे दोस्तों के इतना आप लोग को पता नहीं होगा कि सर प्रकाश में कितने किरण होते हैं और कितने रंग होते हैं, इस सबको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। और लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें और इसी तरह हमारे वीडियो को रोज देखते रहें। तो चलिए दोस्त, अगला पॉइंट जो है उस पॉइंट का नाम है प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, प्रकाश पुंज को कैसे परिभाषित करेंगे। बहुत गर्मी है, ठीक है, इसलिए पसीना छूट रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी है तो खाना छोड़ देंगे नहीं ना। तो इसीलिए खाना जब नहीं छोड़ सकते हैं तो पढ़ना भी नहीं छोड़ेंगे और पढ़ाना भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश पुंज के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज है क्या, प्रकाश पुंज को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो इसको परिभाषित करने के लिए देखिए आसानी भाषा है कि किरणों के समूह को ही क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के जितने भी किरण है ना, क्या है, रे है, किरण है। इसके अगर हम समूह को मिला देंगे, ये समूह है ना, मान लीजिए कितनों भी समूह है, तो क्या है, ये समूह है। तो किरणों के समूह को ही क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। अब यहाँ पर बात रही कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्त, हम तेजी से वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे। प्रकाश को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला भाग है आपको समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा का है आपको अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज को कैसे पहचानेंगे हम, फिगर से। अगर आपको ऐसे दिखाई दे समांतर, अभी हम बताएं जो मैथ पढ़ता होगा तो समांतर रेखा और वक्र रेखा, प्रतिच्छेद, काटना, ये सब आप लोग को ज्यामिति में पढ़ना होगा। ठीक है, ज्योमेट्री में। तो समांतर रेखा यानी उसको आगे पीछे बढ़ाने पर वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, वैसे रेखा को क्या कहेंगे, समांतर रेखा। लेकिन यहाँ पर रेखा नहीं है, क्या है, किरण है। तो इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे ना भी इस किरण को, तो एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये समांतर प्रकाश पुंज है। अब चलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम पहचानने के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको परिभाषित हम कैसे कहेंगे कि प्रकाश पुंज का वह समूह, यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसका प्रकाश एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी यानी इसको हम एक बिंदु से हम जाएंगे तो अन्य दिशा में क्या करेंगे? फैला देंगे। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहेंगे? ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज। और रही बात तीसरी को कैसे पहचानेंगे? वही रहेगा डायग्राम। देखिए कैसे हम बता रहे हैं। बस यहाँ पे बस तीर का लॉजिक है, तीर का लोचा है कि देखिए यहाँ पे तीर जो है बाहर जा रही है, बट यहाँ पे तीर क्या जा रही है? अंदर जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर क्या होता है? मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब इसको परिभाषा से कैसे हम क्लियर करेंगे? तो कहेंगे वैसा प्रकाश पुंज जो विभिन्न क्षेत्रों से होकर एक निश्चित बिंदु, एक नियत बिंदु पर मिलता हो, तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को प्रकाश के सभी चीज़ों के बारे में, उसके गुण और उसके माध्यम और किस दिशा में चलती है, उसको क्या क्या जरूरत होती है और उसमें क्या क्या होता है, किरण होता है और किरण में कितने रंग होते हैं, तो आज हमने आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा।